राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। अब बड़ी बहस में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज बड़ी बहस में हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के सबसे अहम किरदार यानी ओबीसी मतदाता की। देश की आबादी में लगभग 50% हिस्सेदारी इन नतीजों पर निर्धारित रहती है कि ओबीसी का वोट बैंक किसकी तरफ झुकाव रखेगा। ओबीसी के वोटर्स किसको वोट डालकर विधानसभा पहुंचाएंगे या लोकसभा पहुंचाएंगे। ये जो पिछड़ा वर्ग के वोटर्स हैं, इनको लेकर लगातार राजनीति होती रही है। कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि मोदी सरकार, एनडीए सरकार पिछड़ा वर्ग की अनदेखी करती रही है। वहीं पर प्रधानमंत्री हों या हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी या एनडीए के कोई भी नेता, उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो ओबीसी के लिए अधिक से अधिक काम कर सकें। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है आरक्षण को लेकर, इसको लेकर अब देश और प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। इसको अलग अलग तरीके से देखा गया है। कहा यह जा रहा है कि जो क्रीमी लेयर है उसके जो चाहे नेता हैं या उसके लाभार्थी हैं जो क्रीमी लेयर में आ चुके हैं, क्या उनसे अब ये आरक्षण वापस ले लिया जाना चाहिए, और क्या आरक्षण में जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उनको, गरीब जो हैं, क्या जगह मिलनी चाहिए। इसी विषय को लेकर आज हम बड़ी बहस करने जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मुद्दे को हम एक कहानी की जुबानी आपको समझाएंगे बड़ी बहस की इस बड़ी रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इसलिए सभी राजनीतिक दल वोटर्स को रिझाने की कोशिश में जी जान से जुटे हैं। आरोप प्रत्यारोप, वादों और दावों के बीच जातीय समीकरण साधने पर सभी पार्टियों का फुल फोकस है। लिहाजा पिछड़ा वर्ग को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, बीजेपी ओबीसी और एससी विरोधी मानसिकता से पीड़ित है। इस बीजेपी से बिल्कुल ना उम्मीद हो चुके हैं, क्योंकि ये जो क्रीमी लेयर की रिजर्वेशन जो हमारे समय में 8 लाख थी, घटा के 6 लाख कर दी, और इस 7.5 साल में कितने लोग वंचित रह गए, बच्चे जिनको दाखिला नहीं मिल सका एमबीबीएस में, इंजीनियरिंग में, नौकरी में। और ये जो कौशल रोजगार निगम चला रखा है उसमें रिजर्वेशन है। इनका मतलब उसका तो मकसद यही है कि रिजर्वेशन ना दी जाए। तो इस वास्ते ओबीसी इस बात को समझ चुकी है। वहीं बीजेपी ने लगे हाथ करारा जवाब दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले, कांग्रेस बताए उन्होंने पिछड़ों के लिए क्या किया। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने भी विपक्ष को आड़े हाथ लिया। आप हिसाब मांग रहे हैं, आज हरियाणा के अंदर घूम घूम करके आप हिसाब देने का काम करें। जो आपने शोषण आपने एससी समाज का किया है, आपने बीसी समाज का किया है, आप उनका हिसाब देने का काम करें। लंबे समय तक आपकी सरकार देश के अंदर और प्रदेश के अंदर रही है, आपने क्या क्या काम वो किए हैं उसके बारे में भी बताने का काम करें। ये समाज जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस समाज ने जो है भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन किया है, और भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से इस चीज का ध्यान रखे हुए है कि जो पिछड़े हैं, जो कमजोर हैं, जो इनकी पिछली अंतिम पंक्ति में है, उनको उनका हक मिले। पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, वो रिजर्वेशन तो मिला ही था, इसके साथ ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर आपको संवैधानिक अधिकार देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। 16 और जातियों को ओबीसी में आरक्षित करने का काम किया, और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय,
सैनिक स्कूल और नीट की परीक्षाओं में 27% आरक्षण पहली बार हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। एक तरफ ओबीसी वोटर को लेकर आपसी बयानबाजी का दौर जारी है, तो वहीं हरियाणा पिछड़ा आयोग ने बीसी-बी को निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण देने की सिफारिश की है। जस्टिस दर्शन सिंह ने सीएम नायब सिंह सैनी को रिपोर्ट सौंप दी है। अब फैसला सरकार को करना है। हालांकि पिछड़ा आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बीसी-ए श्रेणी के आरक्षण पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो बड़ी बहस में इस आरक्षण की बहस को लेकर आज तमाम हरियाणा की और आप कहें कि देश की बड़ी पार्टियों के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल, बहुत बहुत स्वागत है बड़ी बहस में आपका। बजरंग दास गर्ग साहब, आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। वीरेंद्र संधू जेजेपी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं और अमनदीप केसरी इनेलो के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। शुरुआत इनेलो से करते हैं। अमनदीप केसरी, ये जो फैसला अब कोर्ट ने सुनाया है, इसको लेकर जो आपकी पार्टी है उसकी क्या प्रतिक्रिया है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? जी देखिए मुकेश जी, जो भी फैसला आया है हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। उसके तो तकनीकी आधार पर जो चीजें होंगी वो देखने लायक होंगी और कानून के दायरे में रहकर ही कोई काम किया जा सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज राजनीतिक मंशा क्या कह रही है। क्या ओबीसी समाज को भारतीय जनता पार्टी जो ढोंग रच रही है, खासकर से ये दिखाने का काम कर रही है कि ओबीसी समाज के हम बहुत बड़े हितैषी हैं, तो उनकी पोल खुल रही है आपके सामने। जनता बार बार उनकी पोल खोल रही है। अभी आपने देखा होगा निकट भविष्य के अंदर ही 3 विधायकों पर जो ईडी के छापे पड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ईडी के छापे हैं, और वो न्यायिक हिरासत में भी, तीनों विधायक ओबीसी समाज से आते हैं। और इसके साथ ही मेरे ख्याल से राव इंद्रजीत ने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो रिसेंटली उन्होंने बयान दिया, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया। ओबीसी समाज के बहुत बड़े नेता है राव इंद्रजीत जी, और जिस प्रकार से उनका अपमान अभी हाल ही में केंद्र की सरकार का जो गठन हुआ था उसके अंदर जिस तरह का अपमान राव इंद्रजीत जी को सहना पड़ा, और वो सबके सामने है, और उन्होंने भी खुल करके अपनी मन की बात, अपनी मन की टीस को जग जाहिर किया हुआ है। तो ये केवल मुकेश राजपूत की बात इस बात पर है कि ये दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां, मैं केवल भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहूं, भारतीय जनता पार्टी की तो मौके की बात है, लेकिन कांग्रेस ने भी कभी ओबीसी समाज का कोई भला नहीं किया। आज ओबीसी समाज के जो वापस आपके पास लौटेंगे अमनदीप जी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रोफेसर रावल साहब, 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा जो अमनदीप केसरी ने कहा है। एक तो 3 विधायक जिनके ऊपर छापा पड़ा वो ओबीसी से संबंधित थे, और राव इंद्रजीत सिंह भी आपसे खफा हैं क्योंकि वो ओबीसी से हैं। चलिए अब रुक करते हैं जेजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र संधू, आप क्या कहेंगे जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, हमेशा उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स की है, और जिन जातियों के आधार पर नाम लेके वो आगे बढ़े, कभी भी उनका राजनीतिक फायदा या किसी भी तरीके का सामाजिक रूप से उत्थान के लिए उन्होंने काम नहीं किया। आप बीसीए वर्ग के लिए आप देख लीजिए, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार किसी लोकसभा सदस्य को टिकट के लिए कोई टिकट दी, ना उसे पिछली बार दी, ना उसे पिछली बार दी। दूसरी तरफ बीसी-बी वर्ग के चाहे राव इंद्रजीत हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन बीसीए वर्ग में 72 जातियां हैं, लेकिन उनका राजनीतिक रूप से शोषण अगर किसी पार्टी ने किया तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने किया है। और यही सिर्फ दुष्यंत चौटाला जी जो पंचायतों में मंत्री थे, उन्होंने पहली बार जननायक जनता पार्टी ने के एक उप मुख्यमंत्री ने सोचा कि सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से किस तरीके से
BCA वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। और 8% रिजर्वेशन जो पंचायत निकायों में, चाहे वो सरपंच के लिए, ब्लॉक समिति के लिए, जिला पार्षद के लिए अगर किसी ने सोची, ये दिमाग में किसी की आई तो दुष्यंत चौटाला जी की आई और हमने उससे लागू करवाया। और इस बार तो चुनाव उसके बेसिस पे हुए। और इसी तरह भविष्य में पीछे भी ऐसा हुआ और भविष्य में भी ऐसा होगा, चाहे वो लोकसभा है चाहे विधानसभा में, उसमें पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व चाहे टिकटों में जी। दुष्यंत चौटाला जी ने आपके मुख्य दिया है। पॉइंट्स के और तौर पर लूँ मैं, क्योंकि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं इनसे हम जवाब लेंगे, क्योंकि सत्ता में है केंद्र में भी और हरियाणा में भी। तो आपने जो पॉइंट बताए हैं जेजेपी के प्रवक्ता के तौर पर संधू साहब, वो ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में जो बैकवर्ड क्लासेस की ए श्रेणी है उसमें से किसी को टिकट नहीं दिया, यही कहना चाह रहे थे आप? पिछली बार कभी भी नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया। ठीक है, नोट कर लीजिए रावल साहब। और तीसरे प्रवक्ता राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ हैं। गर्ग साहब, आपके क्या आरोप हैं? जी, कांग्रेस पार्टी कभी जात पात की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस पार्टी सभी छत्ती बरादरी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हमने कभी जात पात का ना कभी जहर घोला। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी का है, भाई को भाई से लड़ाना, जात पात का मुद्दा उछालना। तो आप कहीं देखोगे आप मुद्दे की बात आएगी तो केंद्र में करेंगे, बात कहेंगे हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, हरियाणा में जाट नॉन जाट की बात करेंगे। ये बैकवर्ड का मुद्दा ले, बैकवर्ड हो गया भाई है। आज पहले क्या कर दिया इन्होंने, एक काम तो बता दे, हमने ये काम किए हैं, जनता सिकंदर काम की है। आज बैकवर्ड दुखी, आम जनता दुखी, दलित दुखी, व्यापारी दुखी, किसान दुखी, यहाँ तक कि आंगनबाड़ी महिला दुखी, सरकारी कर्मचारी इनसे दुखी, सरपंच दुखी। कोई वर्ग तो इनसे खुश नहीं है। हर एक वर्ग को इन्होंने दुड़ा दुड़ा कर पीटने का काम किया है। आज जब चुनाव आ गए तो ये जात पात का जहर घोल कर भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ बजरंग जी, अभी बहुत आराम से हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं और आप तो हमेशा हमारे साथ जुड़ते रहे हो, कई सालों से इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हो। जो आपकी बातचीत है इससे आप का मैं ये अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि आप जाति पाति के बिल्कुल विरुद्ध हैं और आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी लोगों को जाति पाति में बांटती है। थोड़ा सुनिए, अरे सुन तो लीजिए ना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना, ताकि जो दर्शक इसको सुन रहे हैं उनका जो फंडे हैं वो क्लियर हो जाएं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाति पाति की राजनीति करती है, कांग्रेस नहीं करती है। फिर राहुल गांधी जी संसद में जाति जनगणना का जो सवाल है वो क्यों उठाते हैं? सुनिए, वो एक सवाल इस बात से है, हर एक आदमी को अपना अधिकार है भी, हम पता होना चाहिए हमारी बरादरी के इतने वोट है, हम यहाँ खड़े हैं। हर एक आदमी कह देता है मेरे 35% वोट है, कोई कहता है मेरा 30% वोट है, कोई कहता 40%। आप टोटल कर लो, छत्ती बरादरी से बात करोगे वो अपने आंकड़े बता, टोटल कहेगा मेरी इतनी है। जब आप टोटल करोगे 100% के बजाय वो 300% पे टोटल बैठ जाता है। हम कहते हैं हर एक व्यक्ति को, हर एक बरादरी को अपना अधिकार मिलना चाहिए। जिस प्रकार 2005 से लेकर 14 तक हमने गरीबों के हित के अंदर काम किए। आपके सामने मुकेश जी, आप बहुत सीनियर, मतलब आप दोनों चीफ रिपोर्टर भी लगा लो और बहुत सीनियर आप इसके अंदर आप चीफ हो इसके मामले में, और आपके सारे हरियाणा न्यूज के रिपोर्टर पूरे हरियाणा के जिले के अंदर मंडियों में ब्लॉक स्तर के ऊपर है। मेरे से ज्यादा आप जानते हो 2005 के अंदर गरीबों के लिए 20 रुपए किलो दाल देने की योजना लागू की। 200 घर के गरीबों को प्लाट, 3,82,000 गरीबों को BC दिए, उनको वापस आएंगे और जानेंगे जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपने कौन कौन सी योजनाओं से गरीबों को लाभ पहुंचाया। अरे सुनो ना, आज आप गुस्से में लग रहे हो, शुरू से गुस्सा क्यों कर रहे हो? अभी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो बोले भी नहीं है और मुझे भारतीय जनता पार्टी वालों का पक्ष भी नहीं लेंगे, लेकिन जो आप बोल रहे हो, आपके जो वोटर्स हैं उन तक आपकी बात पूरे स्पष्ट तरीके से पहुंचे, इसलिए मुद्दे से मत भटकिए। अभी जो सुप्रीम कोर्ट की
जो फैसला है 7 जजों की बेंच ने वो फैसला सुनाया है और 6-1 से ये फैसला दिया गया है। इसमें जो बैकवर्ड ए क्लासेस के अलावा जो बैकवर्ड बी क्लासेस हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिले, इस चीज़ को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है? इतना सरल सवाल है, सरल सा जवाब दीजिए। फिर मैं भारतीय जनता पार्टी से इनेलो ने जो सवाल उठाया है, जेजेपी ने जो सवाल उठाया है, कांग्रेस ने जो सवाल उठाया है और जो मेरे जहन में सवाल है वो उनसे पूछेंगे। बजरंग जी। देखिए मुकेश जी, अदालत के फैसले जो भी है उसके ऊपर हमें अधिकार ही नहीं है हम किसी प्रकार की टिप्पणी करें। अदालत के जो फैसले होते हैं उस फैसले को सभी को मानना पड़ता है और इसलिए हम अदालत की बात के ऊपर, अदालत के फैसले के ऊपर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहते। मगर एक बात जो बीसीए को हमने 10% आरक्षण देने का काम किया था। आपको भी ध्यान होगा, आप उस टाइम भी बहुत सीनियर रिपोर्टर थे और आपके समय में 2005 से 2000 में रिकॉर्ड ध्यान रखता हूँ और जो हमने पूरा खाका तैयार किया 10 साल के अंदर हमने जो काम किए, एसटी बीसी भी लगा लो, आम जनता लगा लो, सारे चिट्ठे हमने डाले हैं कि हमने 10 साल में कांग्रेस ने क्या काम किए और भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया। हमने पूरा लेखा जोखा पहले हमारा दिया है, हमने यह किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया वापस आपके पास लौटेंगे। और ये बहस की शुरुआत है तो अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल के पास हम चल रहे हैं। तीनों पार्टियों के प्रवक्ताओं ने जो ये पूरा मसला है इसको लेकर अपनी राय रखी है, आरोप लगाए हैं। तो जो पहला आरोप था वो इनेलो के प्रवक्ता था अमनदीप जी का। अमनदीप जी का जो आरोप था उस पर क्या जवाब देंगे बजरंग जी? बजरंग जी का, सॉरी माफ कीजिए, विदु रावल जी। मुकेश जी आपको नमस्कार और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं विभिन्न पार्टियों से उनको भी विनम्र नमस्ते जी। हमारे भी राम राम आपको जी। हाँ, राम राम आपकी स्वीकार करते हैं। देखिए पहला सवाल जो था, जो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने कहा वो ठीक इंडियन नेशनल लोकदल का चरित्र को डिफाइन करता है। वो किस प्रकार से कहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल का मानना यह है, प्रवक्ता का, कि ओबीसी समाज के 3 एमएलओ पर ईडी की कार्रवाई जो है वो ओबीसी समाज के खिलाफ है। मेरा मानना इससे ठीक इतर है, इससे ठीक अलग है और वो ये है कि जब आप किसी आरोपी पर या किसी पर संदिग्ध पर कार्रवाई करते हैं, जब आप आरोपों के पीछे जाते हैं तो आप जो है सर्व समाज का हित कर रहे होते हैं। आरोपी की कोई जाति नहीं होती। कल तक तो ये आतंकवादी की भी कोई जाति नहीं बताने देते। आज ये जिन पर छापे डल रहे हैं उनकी जातियां बताकर बात कर रहे हैं। तो अगर कोई ओबीसी समाज का है, कोई स्वर्ण तथाकथित सवर्ण समाज का है या तथाकथित दलित समाज का है, कोई भी गलत कार्य करेगा, मुझे नहीं लगता समाज उसको एंडोर्स करता है और उस पर इंडियन नेशनल लोकदल की शायद कभी सरकारें होती होंगी जो भेदभाव करती होंगी, कि जाति देखकर कार्रवाइयां करती होंगी। मुझे लगता है उनको उनका जवाब मिल गया। संधू साहब ने जो आरोप लगाया था जेजेपी के प्रवक्ता ने, संधू साहब ने जो है अपनी मर्जी से एक सिलेक्टेड डाटा उठा लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल हरियाणा की 10 सीटों का उठा लिया, लेकिन दुर्भाग्य से बात हरियाणा, हम हरियाणा के चैनल पे हरियाणा की बात करें, आपके बीच में नहीं बोला मैं। संधू साहब बोलने दीजिए, फिर उसके बाद दूसरे दौर में आप कर लीजिएगा चर्चा आपस में भी जी। हम भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। हम पूरे समूचे भारत की अगर बात करें तो आज तक जितनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समाज को टिकट दिए हैं, इतने कभी किसी और पार्टी ने नहीं दी। जितनी बड़ी संख्या में मंत्रिमंडल में हिस्सा जो है ओबीसी समाज को दिया गया है, इतना कभी नहीं दिया गया। जितने बड़े स्केल पर बड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिस प्रकार से जो ओबीसी समाज में पैदा होकर आए उनको भी जो है जिस प्रकार से प्रतिनिधित्व दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से हैं, इस देश के प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से हैं। तो मुझे लगता है कि वो क्लियर हो जाना चाहिए। जेजेपी एक छोटी सी पार्टी है, केवल हरियाणा के अंदर राजनीति करते हैं और उसमें भी 1% वोट आता है, इसलिए केवल हरियाणा की बात कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जब टिकट देगी तो समूचे तौर पर देगी, वहां पर वो कुशवाहा को भी देगी, वो निषाद को भी देगी, वो जो है मौर्य को भी देगी, वो यादव को भी देगी, वो गुजर को भी देगी, वो हर समाज को देगी, वो हर प्रकार के वर्ग का देगी। लेकिन उसके अंदर केवल जाति देखकर नहीं करती,
उसमें मेरिट का भी एक जो है अंग रहता है, और हमसे ज्यादा कोई भी ओबीसी समाज के लिए कर नहीं पाया। दलित, वंचित, शोषित, गरीब और पिछड़े के लिए बजरंग जो दास भारतीय गर्ग जनता पार्टी ने साहब के सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं आपसे सवाल बजरंग दास जी बड़े कंफ्यूज से घूम रहे थे। उनके नेता तो एक तरफ संसद में खड़े होकर बार बार जो है जाति गणना की बात करते हैं, कहते हैं एक एक आदमी की, मुकेश जी एक एक आदमी की जाति पता करेंगे, फिर जब उनसे उनकी ही जाति पूछ ली जाती है तो कहते हैं मेरी इंसल्ट हो गई। किस प्रकार से जो है दोगलापन जो है आज करेक्टर बन चुका है कांग्रेस पार्टी का, ये बड़ी खूबसूरत तरीके से जो है उस एक छोटी सी घटना ने में अनुराग सिंह ठाकुर जी ने किस प्रकार से बिल्कुल सामने कर दिया कि कांग्रेस पार्टी किस हिपोक्रेसी में वो अनुराग कांग्रेस पार्टी। हाँ एक मिनट राहुल साहब, अनुराग ठाकुर की या राहुल गांधी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने संसद में भी ये क्लियर कर दिया कि उन्होंने किसी का नाम ही नहीं लिया था, उन्होंने जर्नल कहा था। राहुल गांधी ने उस बात को अपने ऊपर ले ली। तो इस विषय पर अगर हम बातचीत करेंगे तो आज मुझे लगता है बड़ी बहस इसी पे करनी पड़ेगी, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस विषय को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। और वो फैसला ये है कि जो ओबीसी में ए क्लास है उसको आरक्षण मिलता है, तो जो ओबीसी की क्लास बी है उनको भी आरक्षण दिया जाए, और जो आरक्षण क्रीमी लेयर के लोग जिसका उपयोग कर रहे हैं, सुख सुविधाएं उसमें उठा रहे हैं, चाहे वो नेता बन गए हैं। पासवान साहब की पार्टी की तरफ से तो ये टिप्पणी भी आ गई कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इस पर बात होनी चाहिए। तो ये आप कह सकते हैं कि एनडीए की एक पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन इसको माना जाए बात करने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर कोई भी डायरेक्ट टिप्पणी नहीं कर सकता है। रावल साहब देखिए जो चिराग पासवान की पार्टी से जो वक्तव्य आया है वो ओबीसी की बजाय एससी और एसटी के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की कल जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आया, 7 बेंचों की जो कोर्ट है उसने जो जजमेंट दिया, जिसमें एससी और एसटी का आगे वर्गीकरण करने का जो पहले एक कोर्ट का निर्णय था, 3 बेंच का जो निर्णय था, उसको उन्होंने ओवरसीड किया और 7 बेंच के निर्णय ने ये जो है 6/1 के मत विभाजन से ये पारित किया कि भाई सब कैटेगरीज भी बनाई जा सकती हैं बशर्ते जो है स्टेट्स की इस प्रकार की स्थिति हो। जहां अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, गाये बगाए इस टाइप की स्टेटमेंट आरएसएस की तरफ से भी आती रहती हैं कि जो आरक्षण है ये एक समय तो ऐसा होगा कि जब वो खत्म होगा, लेकिन जब ये टिप्पणी आती है तो जो राजनीतिक पार्टी भाजपा है वो इसको कहती है कि नहीं उसके ये मायने नहीं थे। तो ये आरक्षण जो एक वर्ग को ऊपर उठाने के लिए शुरू किया गया, उस वर्ग में चाहे एससी हैं एसटी हैं, उसमें बहुत सारे लोगों ने उसका लाभ उठाया। अब वो क्रीमी लेयर में पहुंच गए हैं, कोई नेता बन गया है, कोई आईएएस ऑफिसर बन गया है, उनके बच्चों को भी लाभ अब इसका मिल रहा है। तो जो क्रीमी लेयर में लोग आ चुके हैं, क्या उनको स्वतः आरक्षण छोड़ देना चाहिए या ऐसा नियम आना चाहिए कि इस लेयर के बाद चाहे वो किसी भी जाति के लोग हों, ओबीसी हों, एसटी हों, ए श्रेणी को, बी श्रेणी को, उनको आरक्षण ना मिले? क्या आने वाले समय में आपकी पार्टी कुछ ऐसा विचार कर रही है? देखिए इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविजन है, जो ओबीसी समाज की बात है जहां तक, वहां पर क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का एक सीधा सा विभाजन है। जो नॉन क्रीमी लेयर है उसका जिस प्रकार से आरक्षण रहता है, क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं दिया जाता है, और वो हम जानते हैं कि इस प्रकार केंद्र ने 8 लाख रुपए की सीमा जो है वार्षिक आय की तय की हुई है। हरियाणा सरकार ने भी उसको 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख अभी पिछले कुछ दिनों पहले किया है। तो इसमें मेरा कोई अलग से मत नहीं है, ना ही मेरे पार्टी का कोई अलग से मत है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है हम उसके साथ हैं। देश के अंदर नॉन क्रीमी लेयर को ही आरक्षण ओबीसी समाज में दिया जाता है, जबकि एससी और एसटी के अंदर क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कंसेप्ट नहीं था। अभी जो कोर्ट ने कहा है वो भी गलत फहमियों से बचने के लिए मैं उसको भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि उसमें भी ये नहीं कहा गया कि क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर किया जाएगा। कोर्ट ने ये कहा है कि एक नॉन क्रीमी लेयर के लिए कोटा विधि ना कोटा का सिस्टम अगर राज्य सरकारों अगर राज्य की इस प्रकार की जरूरत है तो उस पर एक शोध कर एक रिपोर्ट लाकर उस पर करना चाहिए काम। अब जल्दी से मैं जो है उस हिपोक्रेसी पर जिसमें बात कर रहा था वो मैं जल्दी से जो है वो पूरी करना चाहता हूं कि किस प्रकार से आज जाति गणना की बात जो है कांग्रेस पार्टी प्रमुख रूप से और उनके नेता राहुल गांधी प्रमुख रूप से कह रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी ने किस प्रकार से काका कालेलकर रिपोर्ट जो है उस पर धूल जमने दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की।
जो 1953 में 29 जनवरी को सेटअप हुई थी, मार्च 30 1955 को जो है उसकी रिपोर्ट आई थी, लेकिन 1955 से लेकर 1990 तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। फिर मंडल कमीशन जो है, जो जनता पार्टी की सरकार द्वारा बनाया गया था, पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा 1979 में, उसके भी रिपोर्ट जो है 1980 में जब आ गई, उस पर भी कांग्रेस पार्टी ने कोई भी हीड नहीं दी। उल्टा इंदिरा गांधी जी का तो कहना था इट इज बेस्ड ऑन द पेपर प्रिंटेड ऑन, यानी ये उस कागज के भी लायक नहीं है जिस पर प्रिंटेड है। ये पहली जो दूसरी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई वीपी सिंह जी की, उसने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर ओबीसी समाज को उनका जो हक था वो हक दिया, जिसका कांग्रेस अब तक विरोध करती रही है। लेकिन जिस प्रकार चुनाव में धूल चाटती रही है पिछले एक दशक से, उसके बाद जो है पूरा यू टर्न लेते हुए कांग्रेस के शहजादे जो हैं लगातार जातिगत गणना कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस की प्रदेश की सरकारों में जाति गणना जहां हुई है उसके आंकड़े रिलीज करने को तैयार नहीं है। राहुल साहब थोड़ा सा जैसे हम शब्दों की मर्यादा रखें, क्योंकि यहीं से फिर जो परिचर्चा है उसका स्वरूप बिगड़ जाता है। राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, हम छोटे से चैनल के एडिटर के तौर पर इसको करें, तो ये शहजादे और ये शब्दों का इस्तेमाल ना करें। वो भारतीय जनता पार्टी वाले बोलेंगे, कांग्रेस वाले बुरा मानेंगे, आप दोनों बहस करेंगे, गर्मा गर्मी होगी, तो एक अच्छी जो परिचर्चा चल रही है ये ट्रैक से उतर जाएगी। ये मेरी आप चारों से ही गुजारिश है। बहुत अच्छी परिचर्चा भी हो रही है और मुझे बहुत मजा आ रहा है, शोर शराबा नहीं हो रहा है। कांग्रेस की पार्टी में, कांग्रेस पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां पर जातिगत जनगणना करने जिसकी वो बात करते हैं उससे किसी ने नहीं रोका। तेलंगाना में जाति गणना से किसने रोका है? कर्नाटक के अंदर हो चुकी है और वो जो है उसमें ओबीसी समाज के, वोकलिगा समाज के और लिंगायत समाज के 2-2% जो है काटकर मुसलमानों को दे चुके हैं। किस प्रकार से अन्याय वहां पर कर रहे हैं। हिमाचल के अंदर कौन रोक रहा है उनको जाति गणना करने को? 2011 के सेंसेक्स में जाति गणना हुई। आ रहा हूं बजरंग जी, आपके पास आ रहा हूं जी। मैं खत्म कर रहा हूं जी बजरंग जी आ रहे हैं। हाँ, आपसे सवाल भी है बजरंग दास जी, आप लंबा हो गए तो लंबों में सवाल भी ढूंढिएगा। 2011 के अंदर जो है जाति गणना हुई थी, उसके आंकड़े रिलीज करने को कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जो रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते थे 2004 से लेकर 14 तक, उनको किसने रोका था? आज इस हिपोक्रेसी को सतह पर लाना जो है हम सब की जिम्मेदारी है और हम सब में, मुकेश जी आप भी उसमें आते हैं। जी बजरंग जी कहिए। गर्ग साहब जी, आपको भी पता है इनकी हालात क्या है। हरियाणा में कुछ बचा तो है नहीं। इन्होंने तो ये नए नए कार खेलने, पहले मनोहर लाल जी आए, हमने मुख्यमंत्री पहली बार पंजाबी बिरादरी से बनाया, तो पंजाबियों गीत गाने लग गए। सैनी साहब ले आए, क्यों? पहले सरकार फेल होगी। पहले ये कहते थे आपके चैनल पे बैठ कर भाई लोकसभा चुनाव मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में लड़ेंगे, 10 की 10 सीट जीतेंगे। हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या ये संदर्भ की बातें कर रहे हैं मुकेश जी? क्या आज के विषय के संदर्भ में बातें कर रहे हैं? बोलने दीजिए। सैनी साहब को लिए आए, हम ओबीसी कार्ड खेल लेंगे। इन्होंने सिर्फ जात पात के सिवाय नहीं करना, जात पात का जहर खोलना। इनसे कभी मुद्दे की बात कर लो, आज से महंगाई की बात। गर्ग साहब एक सेकेंड, राहुल साहब मुझे परिचर्चा चलाने दीजिए। मैं चला रहा हूँ ना, एक मिनट राहुल साहब आप रुकिए, एक मिनट बजरंग दास गर्ग जी, एक मिनट। आप हमारे बड़े हैं, बहुत सम्माननीय हैं, हमारे बड़े भाई हैं, इतने वरिष्ठ पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। जो आज का मुद्दा है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यों की बेंच ने ओबीसी ए के अलावा ओबीसी बी की जो कैटेगरी है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, तो उसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये सवाल है। सरल है, अगर आपको नहीं समझ में आया मैं दोबारा समझाता हूँ। मुकेश जी मैं समझ गया। हाँ। मैं आपने जो कहा
आपके जो बोलने पहले ही समझ गया आप क्या कह रहे हैं, पूछना चाहते हैं। मैंने एक ही सवाल है, जी। हम चाहे बैकवर्ड हो, हाँ, चाहे दलित हो, हाँ, आम गरीब व्यक्ति, हाँ, उनमें ए बी दो की बात नहीं। हाँ। हम हर वर्ग के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ है। मुकेश जी, मुझे गरीब रिस्पॉन्ड जो करने है, दीजिए। गरीब आएंगे, जो आएंगे, है, आएंगे, आपके हम पास आएंगे, कांग्रेस जी। पार्टी के साथ है। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये बात कहते हैं बैकवर्ड। माटी कला बोर्ड किसने गठन किया? कांग्रेस, हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गठन किया। कल कैश कला बोर्ड किसने गठन किया? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गठन किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये गरीबों को 3,82,000 मतलब आज जो हमारे बड़े भाई हैं बजरंग दास गर्ग जी, वो सारे जो अपनी दिल की भड़ास है वो निकालेंगे, लेकिन जो सवाल मैं आपसे पूछूंगा आप उसका जवाब नहीं दोगे। आप एक मिनट, गर्ग साहब, आप जानते हो मैं हमेशा जो विपक्ष की आवाज है, विपक्ष में कांग्रेस होगी तो मैं कांग्रेस की आवाज उठाऊंगा, जेजेपी होगी तो जेजेपी की उठाऊंगा, इनेलो होगी तो इनेलो की उठाऊंगा। हमेशा सवाल सत्ता से पूछता हूं और आगे भी इसको जारी रखूंगा, चाहे सत्ता किसी की हो और किसी की आए, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम पत्रकारिता करते हैं, ये आप जानते हो, हरियाणा की पूरी जनता जानती है। इस बात पर आप विश्वास कर सकते हो मेरी या नहीं कर सकते हो? बिल्कुल। तो फिर जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं उसका आप जवाब नहीं दे रहे हो। आज 35 साल से जानता हूं, आप मैनेजिंग ईस्टर्न इंडिया न्यूज पे हो, इससे पहले भी बड़े बड़े चैनलों के ऊपर। चलो उनको छोड़ते हैं, बस हम पत्रकार हैं, चैनल बदलते रहते हैं। जी कोई नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं छोटा सा रिबटल दे दीजिए मुझे। हाँ। इसकी बोल लेंगे, इसकी बोला लो यार। हाँ, बोलो बोलिए। गर्ग साहब ने कह दिया तो बोलिए। जी बोलिए। ठीक है, बस चुप भी हो जाइए गर्ग साहब, चुप भी हो जाइए, अब चुप हो जाइए। आपने बोल दिया, मुझे बोल जी, सुनिए। आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आप चुप हो जाइए एक बार, अब आप चुप हो जाए। नहीं, आप आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप ही की बात मान के बोल रहे हो। सुनिए। मैं तो आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, आप चुप हो जाए। बदतमीजी आप मत कीजिए, बदतमीजी नहीं कर जबान को संभाल कर बात कीजिए। यकीन मानिए नहीं कर रहे गर्ग साहब, नहीं कर रहे बदतमीजी, कह रहे आप आज्ञा का ही पालन कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं। गलत बात है। नहीं, आज गलत बात नहीं। आज मैं गवाऊं, आज मैं कह रहा हूं। अरे कितनी देर सेंस बोले, आप कितना नॉनसेंस नहीं बोल रहा हूं मैं। सुनिए, नॉनसेंस ही बोल रहे थे। अगर फैक्ट्स पे बात करें तो नॉनसेंस ही था आपका। जी रावल साहब एक मिनट गर्ग साहब सुनिए, ये इन्होंने कहा कि आपका हुक्म मान रहा हूं मैं, आपने कहा तो मैं बोल रहा हूं, अब बोलने दीजिए, फिर वापस आऊंगा। फिर अमनदीप के पास भी हमने जाना है और संधू साहब से भी बात करनी है। मैंने मुकेश जी का ये बोलने का, हाँ, मैंने बताओ आप निकालो। नहीं बोलने का क्या होता है मुकेश जी? ये लगातार पुतला की भाषा बोल रहे हैं, ये अपना हरियाणा, पुतला की भाषा बोल रहे हैं। ये अपना हरियाणा का प्यार है, हरियाणवी में अपना प्यार जिसके साथ होता है उसको बोलते हैं। मुझे भी दिखाने की अनुमति रहेगी ना? आप छोटे होना, थोड़ा सा प्यार मैं भी दिखा दूं। आप छोटे होना, आप नहीं दिखा सकते। मैंने शहजादा शब्द बोला, आपने मुझे तो वो मैंने टोका ना, वो इन्होंने नहीं टोका। चलिए आप मुझे बात करने दीजिए, डिबेट का समय। रावल साहब को बोलने दीजिए, रावल साहब को बोलने दीजिए। जब से बोलना शुरू हुए तब से बीजे बोलने जा रहे, एक शब्द बोलने नहीं देते। हर शब्द के हर पॉइंट में मुकेश जी आप डिबेट रुक जाइए, समय नष्ट हो रहा है। मुझे फोन कर मुझसे लड़ लीजिएगा। गर्ग साहब, आप दोनों के पास एक दूसरे का नंबर है, 9 बजे के बाद और करिएगा, लड़िएगा मत, प्यार से बात कीजिएगा। अरे गर्ग साहब आप सुन लीजिए, डिबेट में गर्ग साहब आप सुन लीजिए, फिर मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा गर्ग साहब। हमारे लिए दोनों बराबर जी, बहुत बढ़िया जी, रावल साहब कहिए। देखिए हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर कैसे होते हैं, इसका उत्कृष्ट उदाहरण जो है अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने दिया। वो अभी जो है मुख्यमंत्रियों के, भाजपा के मुख्यमंत्रियों की जाति बता रहे थे। मैं उनसे छोटा सा सवाल पूछता हूं, बीच में ना बोलिए प्लीज, आप सवाल सुनिए। आप मुकेश जी इनको शांत करवाना, ये तो डिबेट को खराब कर रहे हैं। सुनिए रावल साहब बजरंग गर्ग दोनों सुनिए। अच्छा तो बाद में बोल लीजिएगा ना, इनको बोलने तो दो। गर्ग साहब को गुजारिश है, गर्ग साहब आज आप इतने गुस्से में क्यों हो, पहले बता दो। आज
मतलब क्या आपने खाया पिया? आप तो बड़े शांत स्वभाव के और अच्छे व्यक्ति हैं, है ना। और आपके साथ राहुल साहब बैठे हैं, प्रोफेसर हैं पेशे से, तो आराम से बातचीत करो ना। आप दोनों देखो स्क्रीन पे इतने अच्छे चमक रहे हो, बोलने दीजिए इनको, फिर जब ये बोल लेंगे फिर आप जवाब दे लेना, फिर आपका जवाब ये दे लेंगे, ठीक है? मैं वायदा करता हूँ आपसे जी। इन्होंने बार बार ये बात को, केवल एक ही बात इन्होंने कही पूरे इस लंबे समय जो खाया है उसमें, केवल इतनी सी बात कही कि कांग्रेस जो है जाति पाति की राजनीति नहीं करती। मैंने एक्सपोज कर दिया कि किस प्रकार प्रमुख एजेंडे पर हर व्यक्ति को नाम से, जाति से गणना करना है। दूसरा, अब ये सवाल का उत्तर दे दे अपना समय जब आप देंगे इनको, कांग्रेस प्रवक्ता को, कि भाई ये कौन कहता फिर रहा था कि एक डिप्टी सीएम ओबीसी समाज से होगा, एक डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से होगा, एक डिप्टी सीएम फला जाति से होगा? ये कौन कहता फिर रहा था अब से 6 महीने पहले? उस नेता का नाम बता दे। मैं बता देता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने डिप्टी सीएम घोषित करते फिर रहे थे। दूसरा, कौन ये ताल कटोरा नेशनल स्टेडियम में खड़े होकर मुख्यमंत्री रहते हुए, इनकम्बेंट मुख्यमंत्री, कौन कह रहा था कि जाट पहले हूं, मुख्यमंत्री बाद में हूं? यानी संवैधानिक पद पर बैठकर जो इतना शर्मनाक बयान दे सकते हो लोग, वो आकर यहां पर आपकी डिबेट में किस प्रकार की बातें करते हैं, जैसे जनता भूल चुकी है सब कुछ। आप पॉइंट पे आइए राहुल साहब, पॉइंट पे आइए, जो आज का विषय। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो साधु का भेष धारण कर जो रावण आते हैं, इसको जनता पहचानना शुरू कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कहा गया है कि ओबीसी बी को भी आरक्षण मिलना चाहिए ओबीसी ए के साथ साथ, इसके इर्द गिर्द आज की बड़ी बहस है, चर्चा है जी। हमने जस्टिस दर्शन सिंह कमेटी बनाई थी, जिसने पहली रिपोर्ट में, हमने जिसकी पहली रिपोर्ट को आ रहा हूं अमनदीप, आपके पास आ रहा हूं, बीसीए वर्ग को 8% पंचायती राज में आरक्षण दिया था। अब उसी की 2 दिनों पहले जस्टिस दर्शन सिंह कमेटी की रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है, और मीडिया सर्कल से मुझे तो जानकारी मिली है कि उसके अंदर बीसीबी वर्ग को आरक्षण देने की बात पहले ही दर्शन सिंह कह चुके हैं। मुझे लगता है सरकार उस पर गंभीरता से विचार कर रही है। हर वंचित, शोषित, गरीब, दलित और पिछड़े को अगर किसी सरकार ने कभी दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। इसलिए सभी आशान्वित हैं उन जातिवादी संगठनों से नहीं जो कहते हैं जाट और बड़े की लड़ाई है कुरुक्षेत्र में। वापस लौटता हूं आपके पास, अमनदीप के पास जा रहे हैं, मुख्यमंत्री इनेलो के प्रवक्ता। दलित और शोषित की आपकी पार्टी का ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसको लेकर क्या टिप्पणी है आपकी पार्टी का? इस पर क्या विचार है कि जो ओबीसी बी में है उनको भी शामिल किया जाए? मुकेश जी, मैं बिल्कुल दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से बिल्कुल विपरीत, जैसे कि हमारी पार्टी की पहचान भी है, हम बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आपको बताना चाहते हैं कि जो भी पिछड़ा जाति है या कोई शोषित वंचित वर्ग है इस पूरे देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, और वो आरक्षण का हकदार है, उसके आरक्षण के पक्षधर इंडियन नेशनल लोकदल है, और हम बिल्कुल उस चीज के साथ हैं। बस बशर्ते एक छोटी सी शर्त है कि वो आरक्षण जो उनको मिलने जा रहा है वो किसी दूसरे का हक ना छीने। जी, मेरा आपसे ही सवाल है अमनदीप केसरी जी, आपकी पार्टी क्या चाहती है कि जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, आर्थिक तौर पे कमजोर हैं, उनको आरक्षण मिले, और जो क्रीमी लेयर में लोग आ चुके हैं, आरक्षण की सुविधा उठा रहे हैं, उनका आरक्षण खत्म हो? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये मुकेश जी आपने अच्छा सवाल किया, और इंडियन नेशनल लोकदल इस बात को लेकर के पूरे पक्षधर है। हमने तो कहा, जो ये बार बार चिल्ला रहे हैं, मैं सिर्फ जातियों के नाम नहीं लूंगा कि 5 स्वर्ण जातियां ऐसी हैं कि जिनकी आज की दिशा बहुत खराब है। इंडियन नेशनल लोकदल ने बार बार संकल्प किया है कि उन जातियों को आरक्षण की वो हकदार हैं। आप देखिए मुकेश जी, आरक्षण का जो प्रावधान संविधान के अंदर है वो सामाजिक आधार पर और हर आधार पर उन पिछड़े वर्गों को, उन शोषितों को, या वो जो वंचित रह गए हैं उनको उठाने की बात है। उसके हम बिल्कुल पक्षधर हैं, हम बिल्कुल इस बात के पक्षधर हैं, और हम नहीं चाहते कि कोई क्रीमी लेयर का, जैसे आप कह रहे हो सो कॉल्ड क्रीमी लेयर, या जो बहुत संपन्न है वो आरक्षण का फायदा उठाए और जो वंचित है वो रह जाए। हम इस बात के बिल्कुल खिलाफ हैं। इसलिए लोग ये कह रही है कि जो लोग आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं, अगर वो क्रीमी लेयर में आ चुके हैं तो उनको आरक्षण ना मिले। नहीं, बिल्कुल जी, आरक्षण का मुख्य उद्देश्य मुकेश जी देखिए, मैं और स्पष्ट कर देता हूं
कि हम जो आरक्षण का प्राविधान, जैसा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में डाला है, उस प्रावधान को किस लिए लागू किया जाए, उसका क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है, हम उस उद्देश्य के पक्षधर हैं। उस उद्देश्य में कहीं पर भी नहीं है कि जो लोगों का उत्थान हो चुका है या जो लोग संपन्न हैं, बहुत ज्यादा है, कि उनको आरक्षण मिले। आरक्षण केवल उन्हीं को लिए है कि जो सामाजिक तौर पर वंचित और पिछड़े रह गए हैं, उनको समाज की बराबरी के लाने के लिए, और हम उसके पक्षधर हैं। और आप जिन लोगों से ये उम्मीद कर रहे हैं, आपने बिल्कुल अपने डिबेट में सही सवाल उठाए, आपने आरएसएस का जिक्र किया। जो लोग बार बार ये कह रहे थे, मेरे सवाल के ऊपर जवाब दे रहे थे कि हम तो केवल आरोपी को देखते हैं, उसकी जाति नहीं देखते। तो एक मंत्री जो महिला दुष्कर्म के आरोप जिसके ऊपर तय हो गए हैं, जिसके ऊपर महिला दुष्कर्म के आरोप कोर्ट ने भी तय कर दिए हैं, उस मंत्री को ये बचाने के लिए विधानसभा, लोगों की विधानसभा में मेज तोड़ने को हो जाते हैं कि हम मंत्री को नहीं कुछ कहने देंगे। महिला दुष्कर्म जैसे किन्होंने अपराध के ऊपर है, और वो भी ओबीसी। तो मेरा कहना मतलब ये है मुकेश जी, आप हमेशा पॉइंट पे रहते हो, बाहर क्यों निकल रहे हो? विधानसभा कहाँ पहुंच गए, मंत्री पे? नहीं, मैं पॉइंट ये बता रहा हूँ कि ये जो लोग ये कह रहे थे कि हम केवल आरोपी को पकड़ते हैं, नहीं, ये केवल सिलेक्टिव आदमियों पर अटैक करते हैं। आरोपियों की पकड़ने वाली मंशा इनकी नहीं है। इनसे आधे से ज्यादा आरोपी तो इनके मंत्रिमंडल और विधायक दल में बैठे हुए हैं। अमन जी, जब आरोपी कौन सी जाति के हैं? अमन जी, जब हम एग्जाम में जाते हैं, सुनिए, जब, अरे सुनिए, संदीप सिंह एक मिनट अमन जी, जब हम ओबीसी समाज के हैं, कन्विक्टेड ओम प्रकाश चौटाला कौन सी जाति के हैं जिनको आपने सुप्रीमो बनाया हुआ है? वो तो अमन जी, जब हम एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम में जाते हैं, और एक मामले में नहीं, दूसरे मामले में संविधान शब्द बोला इन्होंने, संवैधानिक के अगेंस्ट शब्द बोल दिया इन्होंने। ये बिल्कुल, ये कोई प्रोफेसर नहीं है, ये अमन जी सुनिए एक मिनट, ये कौन सा बोला? आदमी ने सजा पूरी कर दी, उसको कन्विक्टेड कह रहा है। ये कन्विक्टेड ही कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? उनको क्या कहेंगे? कन्विक्टेड नहीं कहेंगे। जिसने सजा पूरी कर दी उसको कन्विक्टेड रहेगा। पता चला, अरे अरे नकली, तुम्हारे खानदान में कोई नकली हुआ बताओ, खानदान में तुम्हारे कोई नकली हुआ तो बताओ। अरे तुम्हारे सर्टिफिकेट से हुआ जो मेरी डिग्री। रावल साहब आपके पास आएंगे, बीच में नहीं, ये तरीका आपका ठीक नहीं है। नहीं, ये नकली प्रोफेसर कह रहा है, ये तरीका ठीक है क्या? इनके खानदान में किसने, आप पर्सनल हो जाइए, खानदान ने आया की शक्ल देखी है क्या? ये इसको संघ में सिखाया जाता है, संघ की पाठशाला में। इनके पूरे खानदान में देखी है क्या? किसी पूरे खानदान में देखी हो तो? मुकेश जी, चौटाला का नाम, आप ऐसे कीजिए, मैं आप दोनों का ऑडियो म्यूट कर देता हूं, आप एक दूसरे को फोन कर दीजिए। नहीं, यही कर लीजिए। ये संघ की पाठशाला में पढ़े विद्यार्थी हैं, ये संघ में यही सीख के आते हैं। और यहाँ अगर चोला एक बार रिपोर्ट हम दिखाते हैं, जिससे इस विषय को हम अच्छे तरीके से समझने में दर्शकों की मदद करेंगे। रिपोर्ट चलाइए एक बार। विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इसलिए सभी राजनीतिक दल वोटर्स को रिझाने की कोशिश में जी जान से जुटे हैं। आरोप प्रत्यारोप, वादों और दावों के बीच जातीय समीकरण साधने पर सभी पार्टियों का फुल फोकस है। लिहाजा पिछड़ा वर्ग को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, बीजेपी ओबीसी और एससी विरोधी मानसिकता से पीड़ित है। इस बीजेपी से बिल्कुल ना उम्मीद होती है, क्योंकि ये जो क्रीमी लेयर की रिजर्वेशन जो हमारे समय में 8 लाख थी, घटा के 6 लाख कर दी, और इस 7.5 साल में कितने लोग वंचित रह गए, बच्चे जिनको दाखिला नहीं मिल सका एमबीबीएस में, इंजीनियरिंग में, नौकरी में, और ये जो कौशल रोजगार निगम चला रखा है उसमें रिजर्वेशन है। इनका मतलब, उसका तो मकसद यही है कि रिजर्वेशन ना दी जाए। तो इस वास्ते ओबीसी इस बात को समझ चुकी है। वहीं बीजेपी ने लगे हाथ करारा जवाब दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले, कांग्रेस बताए उन्होंने पिछड़ों के लिए क्या किया। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने भी विपक्ष को आड़े हाथ लिया। आप हिसाब मांग रहे हैं, आज हरियाणा के अंदर घूम घूम करके आप हिसाब देने का काम करें। जो आपने शोषण, आपने
एससी समाज का किया है, आपने बीसी समाज का किया है, आप उनका हिसाब देने का काम करें। तो ये रिपोर्ट हमें इसलिए चलानी पड़ी क्योंकि जो हमारे प्रवक्ता हैं जिनसे इस विषय पर बातचीत करनी है, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर विदु रावल हैं, बजरंग दास गर्ग हैं, वीरेंद्र संधू हैं, अमनदीप केसरी हैं, अपनी अपनी पार्टी में बहुत अहम स्थान पर बैठे हैं और पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए आप चारों को आपकी पार्टियों ने विश्वास करके इस हरियाणा के सबसे बड़े मंच पर भेजा है। प्राइम टाइम डिबेट में आप बैठे हो, तो आपने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने हो, एक दूसरे की डिग्रीज चेक करनी हो, एक दूसरे के जो बड़े नेता हैं वो क्या थे, क्या हैं, क्या नहीं हैं, उन्होंने क्या कहा था, इस विषय पर आप इस परिचर्चा के बाद फ़ोन कर लीजिए। आपके पास अगर एक दूसरे के नंबर ना हो तो हम आपको भेज देंगे। आज का जो विषय है इस पर हम वापस आते हैं, वीरेंद्र संधू के पास चलते हैं। जेजेपी का क्या तर्क है इस पर, संधू साहब? देखिए, दो अलग अलग विषय हैं मुकेश जी। जो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी क्लास को लेके है कि ओबीसी में पहले से ही बीसी ए और बी को सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में इंदिरा साहनी के फैसले में सब क्लासिफिकेशन की इजाजत दे दी थी। उसमें क्रिमिनल लेयर की इजाजत भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी, लेकिन अभी तक एससी एसटी में नहीं थी। तो कल जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है तो उन्होंने कहा है कि एससी और एसटी में भी सब क्लासिफिकेशन हो सकता है और उसमें भी क्रिमिनल लेयर को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए। ये एक अलग विषय है। दूसरा जो विषय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो कर रही हैं, उन्होंने हमेशा इन जातियों के वोट लेने के लिए किया। इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार, कितने साल कांग्रेस की सरकार रही है। जब 1990 में ओबीसी को पहली बार रिजर्वेशन दी गई, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जब लागू किया गया वीपी सिंह के द्वारा, तब यही भारतीय जनता पार्टी थी जिसने उसका विरोध किया था। ये उसी मंडल के खिलाफ राम मंदिर कमंडल को लेके आए थे, ये बात याद करने की है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी है उसको भी अगर आप देखेंगे, एक टाइम पे जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के 10 साल मुख्यमंत्री थे, ऊपर भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, बिल्कुल अंत में सरकार के बिल्कुल आखिरी महीने में इन्होंने पीसीसी नाम का एक वर्ग बनाया और एक गलत रिपोर्ट के आधार पर रिजर्वेशन जाट कम्युनिटी को, बिश्नोई कम्युनिटी को इन्होंने दी। और इनको पता था कि ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेगी क्योंकि उसमें फैक्ट गलत थे। एक कम्युनिटी के साथ इन्होंने इस तरीके का रिपोर्ट देके एक कम्युनिटी को इतना पीछे इन्होंने धकेल दिया। दूसरी तरफ उसी भारतीय जनता पार्टी ने 2016 में पीसीसी वर्ग नाम का एक अलग वर्ग बना के रिजर्वेशन दी। और मैं पूछ सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि हाई कोर्ट में उस केस की डेट क्या है, स्टेटस क्या है, पिछली डेट क्या लगी थी? क्योंकि ये सिर्फ रिजर्वेशन के नाम पे, पीसीए के नाम पे, पीसीबी के नाम पे, एससीए के नाम पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। इन्होंने हरियाणा के पिछड़े हुए लोगों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए किसी भी तरह के ना पीछे की कोई फायदे के काम किए, ना उनको राजनीतिक और सामाजिक शैक्षणिक रूप से ना ऊपर उठाने के उन्होंने कभी प्रयत्न किए। मैंने पूछा, इनसे सवाल पूछा, आप बताइए किस जेजेपी का सुनिए, 72 जातियों में संधू साहब, जेजेपी के प्रवक्ता के तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जेजेपी का आरक्षण को लेकर क्या रुख है? आरक्षण क्रीमिलेयर को दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? और आरक्षण में जाति प्रमुख हो या आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर हैं उन्हीं को आरक्षण मिले? देखिए, दो चीजें हैं। आरक्षण बाबा साहब अंबेडकर ने पिछड़ी जातियों को, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं या बाकी पिछड़ी जातियों को ऊपर उठाने के लिए, शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से ऊपर उठाने के लिए प्रावधान किया था। और इस प्रावधान के बिना, आरक्षण के बिना पिछड़ी जातियों को जो पीछे हैं राजनीतिक और सामाजिक रूप से, उनको आगे नहीं लेके आया जा सकता। इसमें हम आरक्षण को जरूरी मानते हैं। दूसरी तरफ कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो एससी में भी जो जातियां और पीछे रह गई हैं, एसटी में भी जो जातियां और पीछे रह गई हैं, उनमें भी क्रिमिनल हो सकता है और उनमें भी सब। आखिरी 1 मिनट आपके पास बजरंग दास गर्ग साहब, हम स्वागत करते हैं। आरक्षण के हम साथ हैं और पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए। और हमने तो खुद जेजेपी ने पीसीए वर्ग के लोगों को 8% आरक्षण, अभी दुष्यंत चौटाला जी जब मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, उनके पास विभाग था, उन्होंने पंचायतों में दिया। हम आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन राजनीति ना करें। मैं इसका भी भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं से निवेदन करता हूं कि राजनीति कांग्रेस के गर्ग साहब के पास चल रहे हैं। शुक्रिया संधू साहब, आपका आखिरी 1 मिनट है आपके पास।
अपनी बात ब्रीफ में, जो आपकी पार्टी की लाइन है उसके मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस पर हम आपकी टिप्पणी चाहते हैं। मुकेश जी, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है वो सर्वोपरि हो, उसके ऊपर टिप्पणी करना हमारा अधिकार नहीं है। उसके बारे में हम कुछ बोल लें तो उसने क्या किया क्या नहीं किया, ये अदालत का मामला है, उसके ऊपर हमारा राइट नहीं है। मैं जरूर ये कहूंगा, हम बैकवर्ड 1A को बैकवर्ड 2 हम सभी के हक में है, दलितों के हक में है, गरीबों के हक में है। मेरे साथी ने कहा, प्यूडा साहब ने ये कह दिया, क्या बगावत मत कर दी, जितने भी धर्म है, जितनी भी जाति है, सबको अपना अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा सभी जातियों के हिसाब से सभी को सरकार में अधिकार मिले, सभी को राजनीतिक में अधिकार मिले, सभी को अपने सिस्टम के अंदर अधिकार मिले। तो क्या गलत बात है? हर एक आदमी हर एक जाति को आगे लाने की कोशिश करता है, एक धर्म को आगे लाने की कोशिश करता है। जी, यही बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात। बरादरी को अमनदीप केसरी प्रतिनिधि देंगे तो क्या गलत बात? 1 मिनट आपके पास। अमनदीप केसरी जी, इनेलो का रुख पूरा का पूरा जो पार्टी की लाइन है इस सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है इसको लेकर। मुकेश जी, मैंने पहले भी बड़ा विस्तार से मैं उसी पर बोल रहा था और फिर से दोहरा देता हूं कि हम इसके पक्षधर हैं कि जो भी पिछड़े वंचित शोषित वर्ग हैं उनको सामाजिक तौर पर ऊपर उठाने के, शैक्षणिक तौर पर ऊपर उठाने के, और जहां तक अगर कोशिश संभव हो सकती है तो आर्थिक अगर कहीं पर जरूरत है तो आर्थिक तौर पर भी उनको ऊपर उठाने की हम उसके पक्षधर हैं। उसकी निरंतर लड़ाई लड़ते रहेंगे और गरीब और कमेरे की वर्ग की लड़ाई लड़ने की हमारी विचारधारा है। लेकिन हमारी विचारधारा उन लोगों के भी बिल्कुल खिलाफ है जो मनोवादी सोच रखते हैं, जो आज तक छुआछूत के नाम पर राजनीति करते हैं या धर्म के नाम पर ऐसे ही भ्रामित फैलाने के लिए काम करते हैं, जो केवल जन्म के आधार पर लोगों को देखते हैं, ना कि उनके कर्म के आधार पर। और ऐसी पार्टियों के हम सख्त खिलाफ हैं और लड़ते रहेंगे और उनको करारा जवाब भी देते रहेंगे। जी, समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। लास्ट टिप्पणी विदु रावल साहब, प्रोफेसर साहब आपकी। देखिए, बड़ा गलत धारणाएं इस प्रकार से बनाई जाती हैं कि किसी एक दल ने, किसी एक पार्टी ने जबरदस्ती से उसको वो चेपा जाता है जो कि खुद के किए हुए अपराध। मैं तो जिन शाखाओं से पढ़कर बाहर निकला उसमें ये कहा गया, हिंदू सोदरे सर्वा ना हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। समानता का मंत्र सीखकर बचपन से जो है शाखाओं में से निकला हूं। इन्होंने कहां से क्या पढ़ लिया मुझे नहीं पता, बेहतर किताबें पढ़ा कीजिए। दूसरा, हमने तीन तरीके से अपलिफ्टमेंट किया है। इस प्रकार की कोई बातें नहीं की जिनको मैंने एक्सपोज किया डिबेट में। पहला, अपलिफ्टमेंट, किस प्रकार से हमने पर्ची खर्ची को खत्म करके गरीब वापस आएंगे। अब आप अलग विषय पे आ गए और समय आरक्षण देकर हमने आरक्षण देकर 8% आरक्षण जो है 2019 के हमारे घोषणा पत्र में था, जिनका समय समाप्त हो गया, वो बीच में बोले समय समाप्त हो गया। रावल साहब, समय समाप्त हो गया। माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। ये एक ऐसा विषय है जिसको हम 1 घंटे की डिबेट में नहीं समेट सकते। इस विषय को लेकर लगातार जो बड़ी बहस है वो होती रहेगी। लबोलबाब ये है कि जो कमज़ोर वर्ग है उसको आरक्षण देने का हमारे संविधान में प्रावधान है। बाबा साहब ने इसका प्रावधान किया था। लगातार जो दबे कुचला वर्ग था, SC ST, उसको आरक्षण के ज़रिए आम लोगों के साथ, आम जातियों के साथ उनका समावेश हो सके, सबको बराबर का हक मिले, इसके पीछे की मंशा ये थी। लेकिन अब उस वर्ग में से, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, AB कैटेगरी के कुछ नेता लोग, कुछ अफसरान इतने क्रीमी लेयर पर पहुंच गए हैं, तो उनको भी आरक्षण क्या जारी रहे या महज उन लोगों को ही मिले जिनको इसकी ज़रूरत है। जो लोग गरीब हैं, आरक्षण का फ़ायदा उनको मिले। ये आज हमारी बड़ी बहस का मुद्दा था। उम्मीद है कि आपके जहन में जो सवाल थे वो सवाल यहाँ पर ओपोजिशन के ज़रिए सत्तारूढ़ पार्टी के साथ, सत्तारूढ़ सरकार की जो पार्टी है उस तक पहुँचे होंगे। हमने भी उनसे सवालात किए, इसी तरीके से करते रहेंगे। बड़ी बहस को आज हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए। इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है। बने रहें हमारे साथ।